यस, मास्टर वुल्फ बोल रहा हूँ। चंद लम्हों की खामोशी के बाद एक मर्दाना आवाज सुनाई दी, लेकिन लहजा खासा करक था। माइकल बोल रहा हूँ। रेफरेंस के तौर पर विलिंगटन के जेरी बाबा का नाम काफी है, या मजीद तारुफ कराना पड़ेगा? इमरान ने कहा। ओ अच्छा, आप हैं। आप हुक्म फरमाएं। जेरी बाबा तो हमारे लिए देवता का दर्जा रखते हैं। दूसरी तरफ से इस तरह बौखलाए हुए लहजे में कहा गया जैसे उसे समझ ना आ रही हो कि वो क्या कहे। मुझे एक रिहाइश का और 2 कारें चाहिए जिनके बारे में आपके अलावा और किसी को इल्म ना हो। इमरान ने कहा। आपका कोई लिंक पाकिस्तान से तो नहीं है? इस बार दूसरी तरफ से बोलने वाला अपनी बौखलाहट पर काबू पा चुका था। हम एक्रीमियन हैं। ये ख्याल आपको कैसे आ गया? इमरान ने कहा। अलबत्ता उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए थे। उसके साथियों के चेहरों पर भी हैरत के तासुरात नुमाया थे। यहाँ एक साहब है टिमोथी, रॉयल क्लब के मालिक और जनरल मैनेजर। वो इस पूरे इलाके के बहुत बड़े गैंगस्टर हैं। उनका न सिर्फ जराइम पेशा अफराद पर मबनी हर किस्म के जराइम में मुलविस ग्रुप है, बल्कि उसने मागा और उसके सात समंदर पर निगरानी का बहुत बड़ा नेटवर्क कायम किया हुआ है। यहाँ पूरे मागा में खुफिया जगहों पर ऐसे कैमरे नस्ब हैं जिनसे वो 24 घंटे निगरानी करते हैं। उनके कैमरे मेकअप भी चेक कर लेते हैं, और वो लोग पेशावर कातिल भी हैं। मैं यहाँ का एक छोटा सा आदमी हूँ। मैं जरूरतमंदों और सयाहों को यहाँ रिहाइश और ट्रांसपोर्ट मुहैया करने का काम करता हूँ। मास्टर टिमोथी ने मुझे फोन करके कहा है कि अब के बाद मैं जो रिहाइशगाह किसी के मुहैया करूं या ट्रांसपोर्ट मुहैया करूं, उसकी तफसील मास्टर टिमोथी तक फौरन पहुंच जानी चाहिए, वरना क्लब समेत मुझे उड़ा दिया जाएगा। मेरे पूछने पर पहले तो कुछ देर उसने बात नहीं की, लेकिन फिर उसने बताया कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का एक ग्रुप जिसमें 4 मर्द और 2 औरतें हैं मागा पहुंच रहे हैं। वो मेकअप में होंगे और मास्टर टिमोथी ने उन्हें ट्रेस करके फौरन गोलियों से उड़ा देना है। आपने रिहाइशगाह के साथ साथ 2 कारें भी तलब की हैं, इसलिए मुझे ख्याल आ गया था। मास्टर वुल्फ ने पूरी तफसील बताते हुए कहा। हमारा पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। आप बेशक उस मास्टर टिमोथी को हमारे बारे में बता दें। 2 कारें मैंने इसलिए तलब की थी कि हम एक कार से उकता जाते हैं। इमरान ने कहा। ठीक है, मैं समझ गया। आप कार्सन कॉलोनी की कोठी नंबर 18 पर पहुंच जाएं। वहां मेरा आदमी मौजूद होगा। मैं उसे फोन कर देता हूं। वहां एक कार तो मौजूद है, दूसरी भी मैं भिजवा देता हूं। आप 1 घंटे बाद वहां पहुंच जाए और $10,000 नकद आप उस फिलिप को देकर मेरे पास भिजवा दे। मास्टर वुल्फ ने कहा। ठीक है, शुक्रिया, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। अब पहले इस टिमोथी से निपटना पड़ेगा। इमरान ने कहा। वो लाग पार करता रहे चेकिंग। अगर हमारे मेकअप चेक हो सकते तो एयरपोर्ट से यहाँ तक चेक हो चुके होते, सफदर ने कहा। ग्रुप शिनाख्त भी है, 4 मर्द और 2 औरतें, इमरान ने कहा। ये तो हम मुसलसल उलझते जा रहे हैं। पहले रॉल्फ टारगेट था, अब ये मास्टर टिमोथी आ गया। जूलिया ने कदरे परेशान से लहजे में कहा। मिस्टर माइकल ठीक कह रहे हैं। हमें मास्टर टिमोथी से निपटना होगा, क्योंकि जैसे ही रॉल्फ पर हमला होगा, चाहे वो क्लब में हो या उसकी रिहाइशगाह पर, इसका इल्म फौरन टिमोथी को हो जाएगा। और यकीनन रॉल्फ की तरह इस मास्टर टिमोथी का भी कोई ताल्लुक ब्लैकसन से जरूर होगा। इसके बाद उन्होंने इस पूरे मागा को घेर लेना है। इसलिए अगर पहले मास्टर टिमोथी से निपट लिया जाए और फिर रॉल्फ से, तो हमें ज्यादा आसानी रहेगी। कैप्टन शकील ने बाकायदा तज्जिया करते हुए कहा। टिमोथी से निपटने के लिए ज्यादा भीड़भाड़ की जरूरत नहीं। 2 या ज्यादा से ज्यादा 3 अफराद काफी रहेंगे, सफदर ने कहा। बैक वक्त दोनों पर ही क्यों ना रेड किया जाए, टिमोथी पर भी और रॉल्फ पर भी, जूलिया ने कहा। जूलिया दुरुस्त कह रही है। इस तरह हम ज्यादा आसानी से आगे बढ़ सकेंगे, खामोश बैठे हुए तनवीर ने कहा। ठीक है, फिर 2 ग्रुप बना लेते हैं। दोनों ग्रुप अलहदा अलहदा कार्सन कॉलोनी पहुंचे, फिर वहां से कारें लेकर अपने अपने टारगेट की तरफ रवाना हो जाएंगे। तनवीर, कैप्टन शकील और सालिहा एक ग्रुप, लीडर तनवीर होगा क्योंकि यहाँ उसका मखसूस अंदाज इस्तेमाल होगा, और जूलिया, सफदर और मैं दूसरा ग्रुप, हम रॉल्फ से निपटेंगे, जबकि तनवीर और उसका ग्रुप मास्टर टिमोथी से। इमरान ने कहा तो सबने इस्बात में सर हिला दिए। फिर तकरीबन 1.5 घंटे बाद इमरान और उसके सारे साथी कार्सन कॉलोनी की कोठी नंबर 18 में मौजूद थे। वहां 2 जदीद मॉडल की कारें मौजूद थीं। इमरान ने मुलाजिम फिलिप को मास्टर वुल्फ का बताया हुआ मुआवजा देकर भेज दिया था। इमरान साहब, क्या आपने मेकअप में पहले ही शीशे का इस्तेमाल किया था जो अब तक कोई कैमरा हमें चेक नहीं कर सका, या ये महज इत्तेफाक है, सफदर ने कहा।
नहीं, इत्तेफाक नहीं है। मुझे मालूम है कि ऐसे कैमरे अब आम हो गए हैं, बल्कि अब तो ऐसे कैमरे भी इजाद हो गए हैं जो शीशे को भी क्रॉस कर सकते हैं। और अब शीशे के साथ साथ पोटेशियम की कुछ मिकदार भी शामिल करना पड़ती है, और वो मैंने पहले ही ऐसा कर दिया था, इसलिए बेफिक्र रहो, कैमरे तुम्हें चेक ना कर सकेंगे। इमरान ने कहा। ओके, चलो फिर हम रवाना हो, तनवीर ने उठते हुए कहा। उसके उठते ही सालेहा और कैप्टन शकील दोनों ही उठ खड़े हुए। तुमने शहर का नक्शा चेक कर लिया है, रॉयल क्लब तलाश कर लोगे, इमरान ने कहा। तुम हमें बच्चे समझते हो जो दादी अम्मा की तरह नसीहतें शुरू कर देते हो, तुम अपना काम करो, तनवीर ने कदरे गुस्सीले लहजे में कहा। दादी अम्मा तो थप्पड़ मारकर समझाती हैं, मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूँ, क्योंकि निगरानी सिर्फ कैमरों तक महदूद नहीं है, इमरान ने कहा। हम खुद निमट लेंगे सबसे, आओ कैप्टन शकील और सालेहा, तनवीर ने कहा और फिर मुड़कर कमरे से बाहर चला गया। उसके पीछे कैप्टन शकील और सालेहा भी कमरे से बाहर चले गए। मैं फाटक बंद करके आता हूँ, सफदर ने उठते हुए कहा, और इमरान के सर हिलाने पर वो तेज तेज कदम उठाता हुआ बाहर चला गया। तो इमरान ने सामने पड़े हुए फोन का रिसीवर उठाया और इंक्वायरी के नंबर प्रेस कर दिए। इंक्वायरी प्लीज, एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। ब्लैक क्लब का नंबर दें, इमरान ने कहा और दूसरी तरफ से नंबर बता दिया गया। इमरान ने क्रेडल दबाया और फिर टोन आने पर उसने एक बार फिर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। आखिर में उसने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। ब्लैक क्लब, राब्ता होते ही एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। दोस्तों, ब्लैक सन का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, जब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, शुक्रिया। विलिंगटन कोबरा क्लब से मास्टर ग्रैंड बोल रहा हूँ, रॉल से बात कराओ, इमरान ने एक्रीमियन लहजे में और खासे करक अंदाज में कहा। होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, रॉल बोल रहा हूँ, एक भारी सी आवाज सुनाई दी, लहजा करक था। विलिंगटन कोबरा क्लब से मास्टर ग्रैंड बोल रहा हूँ मिस्टर रॉल, इमरान ने एक्रीमियन लहजे में बात करते हुए कहा। यस, आपसे तो शायद पहली बार बात हो रही है, वैसे क्लब के बारे में तो मैंने सुन रखा है, रॉल्फ ने जवाब देते हुए कहा। पहले ये क्लब एंथोनी के पास था, उससे मैंने खरीद लिया है और मैं चाहता हूँ कि मागा में भी क्लब बनाऊं जो आपके तहत हो। मेरा मतलब है कि तमाम सरमायाकारी मैं करूंगा और आप इसका चार्ज संभालेंगे। मुनाफा निस्फ निस्फ होगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि मागा में आपकी सरपरस्ती के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। आप मागा के ग्रैंड चीफ हैं, इमरान ने कदरे खुशामदाना लहजे में कहा। आपने दुरुस्त सुना है, लेकिन यहाँ सरमायाकारी भी बेहद भारी करना पड़ेगी और मैं सिर्फ क्लब चलाने तक ही महदूद नहीं रह सकता। आपको मुझे क्लब की निस्फ मिल्कियत भी देना होगी, रॉल्फ ने जवाब देते हुए कहा। उसके लहजे में मसरत नुमाया हो गई थी। कितनी सरमायाकारी की जरूरत होगी अच्छे क्लब के लिए, इमरान ने कहा। यह गरीब मुल्क है, इसलिए ज्यादा नहीं, कम से कम 50 लाख डॉलर तो सर्व हो ही जाएंगे, रॉल्फ ने कहा। ठीक है, मैं आपको 60 लाख डॉलर दे देता हूँ, आप अपनी निगरानी में क्लब बनवाए या कोई बना बनाया क्लब खरीद लें, यह आपकी मर्जी पर है। हमें मालूम है कि क्लब जैसे मामलात में आप बेहद उसूल पसंद हैं, इमरान ने कहा। आप बेफिक्र रहें, आपका $1 भी जाया नहीं होने दिया जाएगा, रॉल्फ ने इस बार मुस्कुराते हुए कहा। आप कब तक क्लब में मौजूद हैं, इमरान ने कहा। वैसे तो मैं आधी रात को क्लब से उठता हूँ। क्यों, रॉल्फ ने चौंक कर पूछा। हम बाय रोड मागा पहुंच रहे हैं और इस वक्त गाराब में हैं। 2 घंटे हमें आप तक पहुंचने में लग जाएंगे और फिर हम आपको 60 लाख डॉलर नकद देकर वापस चले जाएंगे, इमरान ने कहा। ठीक है, आप क्लब आए और काउंटर पर अपना नाम बता दें, आपको मुझ तक पहुंचा दिया जाएगा, रॉल्फ ने कहा। ओके, गुड बाय, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। अब 1.5-2 घंटे बाद जाएंगे तो हमें उस तक पहुंचा दिया जाएगा, फिर वहां का माहौल देखकर कार्रवाई होगी, इमरान ने कहा। इमरान साहब, क्लब में उससे तफसीली पूछगुछ ना हो सकी तो उसे यहाँ लाना पड़ेगा, सफदर ने कहा। इसीलिए तो मैंने कहा है कि मजीद कार्रवाई वहां का माहौल देखकर की जाएगी, इमरान ने कहा और सफदर ने इस बात में सर हिला दिया। कार खासी तेज रफ्तारी से सड़क पर दौड़ती हुई आगे बढ़ी चली जा रही थी। ड्राइविंग सीट पर तनवीर और साइड सीट पर सालेहा और रुकबी सीट पर कैप्टन शकील मौजूद था। तुम लोगों ने मशीन पिस्टल्स तो साथ ले लिए हैं ना, तनवीर ने अचानक कहा तो रुकबी सीट पर मौजूद कैप्टन शकील हंस पड़ा। क्या हुआ, तुम क्यों हंस रहे हो, तनवीर ने बुरा मनाने वाले अंदाज में कहा। पहले तुम इमरान को कह रहे थे कि वो तुम्हें और हमें बच्चा समझकर नसीहतें शुरू कर देता है, और अब तुम हमें बच्चा समझकर कह रहे हो कि क्या हमने मशीन पिस्टल्स साथ ले लिए हैं या नहीं।
बिल्कुल उसी तरह जैसे बुजुर्ग बच्चों से स्कूल जाते हुए पूछते हैं कि कलम दवात बस्ते में रख ली है या नहीं। कैप्टन शकील ने कहा तो इस बार तनवीर भी बेख्तियार हंस पड़ा। सालेहा भी हंस रही थी। वाकई तुम्हारी बात दुरुस्त है। असल में मेरा अंदाज और है और तुम लोग इमरान के अंदाज के ही आदी हो कि बस बातें किए जाओ, जासूसी करते रहो, पूछगुछ करते रहो, फोन पर सारे काम सर अंजाम देते रहो। ऐसे अंदाज में कार्रवाई के लिए जाहिर है असले की जरूरत ही नहीं पड़ती, इसलिए मैं पूछ रहा था। तनवीर ने अपनी बात की बकायदा वजाहत करते हुए कहा, तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन जब इमरान तमाम छोटी बड़ी मालूमात हासिल करके एक्शन में आता है तो फिर उसे विक्ट्री से हमकिनार होने से कोई नहीं रोक सकता। कैप्टन शकील ने कहा, तनवीर, एक्शन से वो कुछ हासिल करता है जो इमरान गुफ्तगू से हासिल करता है। असल में इमरान पर पूरी टीम की जिम्मेदारी होती है, इसलिए वो बेहद मोहतात होकर आगे बढ़ता है। सालेहा ने कहा, यही एहतियात तो बोर कर देती है। एक्शन अपने रास्ते खुद बनाता है और इमरान बैठा रास्ते ढूंढता रहता है। तनवीर ने जवाब देते हुए कहा, अब देखो, तुमने कार ली और चल पड़े, जबकि इमरान ऐसे नहीं करेगा। वो रॉल्फ के क्लब फोन करेगा, रॉल्फ की मौजूदगी को कंफर्म करेगा और फिर वो जगह तलाश करेगा जहां इस वक्त रॉल्फ मौजूद होगा और फिर वहां रेड करेगा। कैप्टन शकील ने कहा, नहीं होगा तो ना हो, जहां होगा वहां पहुंच जाएंगे। तनवीर ने बड़े लापरवाह लहजे में कहा और इसके साथ ही उसने कार को साइड पर मोड़ा। 2 मंजिला बिल्डिंग पर रॉयल क्लब का बोर्ड मौजूद था। फाटक से अंदर ले जाकर तनवीर ने कार को एक बार फिर मोड़ा और एक साइड पर मौजूद वसी पार्किंग की तरफ ले गया। पार्किंग में रंग बिरंगी कारों का जैसे मेला लगा हुआ था, क्योंकि शाम हो रही थी और क्लब का वक्त तकरीबन शुरू हो रहा था। तनवीर, सालेहा और कैप्टन शकील कार से नीचे उतरे तो तनवीर ने कार लॉक की। उसी लम्हे एक सियाफाम नौजवान दौड़ता हुआ आया और उसने एक कार्ड तनवीर को दिया और दूसरा कार्ड कार पर लगाया और वापस मुड़ गया। रुको, तनवीर ने कहा। यस सर, हुक्म सर। नौजवान ने मुड़कर इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में कहा, मिस्टर टिमोथी क्लब में हैं? तनवीर ने उससे पूछा। यस सर, अभी 10 मिनट पहले आए हैं, अब मैं जाऊं? नौजवान ने कहा और तनवीर के सर हिलाने पर वो तेजी से मुड़ा और दौड़ता हुआ आगे बढ़ गया। जो काम इमरान ने 10 फोन करके मालूम करना था वो एक लम्हे में मालूम कर लिया। तनवीर ने कहा तो कैप्टन शकील और सालेहा मुस्कुरा दिए। हॉल में दाखिल होकर वो काउंटर की तरफ बढ़ते चले गए। हॉल आधे से ज्यादा भरा हुआ था, लेकिन वहां मौजूद मर्द अपने अंदाज से जराइम पेशा अफराद लगते थे। औरतें भी काफी तादाद में थी और वो भी उस अंदाज से हंस बोल रही थी कि जैसे अखलाकियात नाम की कोई चीज इस दुनिया में मौजूद ही ना हो। सालेहा एक्रीमियन मेकअप में थी। उसने जीन्स की पैंट और शर्ट पहनी हुई थी जिस पर ब्राउन लीदर की लेडीज जैकेट थी। जैसे ही वो हॉल में दाखिल हुए, वहां मौजूद मर्दों की नजरें जैसे सालेहा पर जमसी गई, क्योंकि यहाँ मौजूद तमाम अफराद सियाफाम थे, औरतें भी और मर्द भी, जबकि सालेहा और उसके साथी एक्रीमीज नजाद नजर आ रहे थे। अभी उन्होंने काउंटर की तरफ कुछ फासला तय किया था कि एक गेंडेनुमा सियाफाम बिजली की सी तेजी से उठा और जिस तरह कोई उकाब अपने शिकार पर झपटता है, इस तरह उसने करीब से गुजरती हुई सालेहा पर झपटा मारा। सालेहा उस तरफ देख ही ना रही थी, इसलिए उसे मालूम ही ना हो सका कि कोई उस पर झपट रहा है और वो सियाफाम सालेहा को झपट कर उठाने में कामयाब तो हो गया, लेकिन दूसरे लम्हे उसकी चीख से हॉल गूंज उठा और सालेहा उछलकर एक तरफ जा खड़ी हुई। सियाफाम आंखों पर दोनों हाथ रखे दौरा हो गया था, क्योंकि सालेहा ने उसकी दोनों आंखों में उंगलियां घुसेड़ दी थीं, जिसकी वजह से उस गेंडेनुमा सियाफाम की वाकई ये हालत हो रही थी। अभी उसकी चीख गूंज रही थी कि फायरिंग की तड़तड़ाहट से हॉल गूंज उठा और दोहरा हुआ सियाफाम एक धमाके से पुश्त के बल फर्श पर जा गिरा और चंद लम्हे तड़पने के बाद साकित हो गया। उसकी दोनों आंखें शदीद जख्मी नजर आ रही थी। ये फायरिंग तनवीर की तरफ से हुई थी। खबरदार, अगर किसी ने कोई हरकत की तो पूरे क्लब को बमों से उड़ा देंगे, तनवीर ने फायरिंग करते ही चीख कर कहा। लेकिन अभी उसका फिक्रा खत्म ही हुआ था कि हॉल एक बार फिर फायरिंग की तड़तड़ाहट और इंसानी चीखों से गूंज उठा। ये फायरिंग कैप्टन शकील की तरफ से हुई थी। 2 मुसल्ला आदमी हॉल के सामने वाली दीवार के साथ खड़े थे और उन्होंने तनवीर, कैप्टन शकील और सालेहा की तरफ गने सीधी कर दी थी, और अगर कैप्टन शकील बर वक्त फायरिंग ना करता तो ये तीनों लाजमन हिट हो जाते। रुक जाओ, कोई फायरिंग ना करे। अचानक साइड गली से एक लंबे कद और भारी जिस्म का सियाफाम चीखता हुआ नमूदार हुआ। उसने दोनों हाथ उठाकर मजीद मुसल्ला अफराद को फायरिंग से रोक दिया था। कौन हो तुम और क्यों तुमने यहाँ फायरिंग की है? उसने मुड़कर करीब खड़े तनवीर से बड़े बदमाशाना अंदाज में पूछा।
लेकिन तनवीर का बाजू बिजली की सी तेजी से घुमा और थप्पड़ की आवाज से इर्द गिर्द का माहौल गूंज उठा। वो आदमी जोरदार थप्पड़ खाकर बेइख्तियार 2 कदम पीछे हटता चला गया। वार्नर ब्रदर्स से पूछ रहे हो कि हम कौन हैं? हम एक्रीमिया के रॉकेट ब्रदर्स हैं। हमारे नाम से एक्रीमिया की तमाम रियासतें कांपने लगती हैं और तुम हमसे पूछ रहे हो कि हम कौन हैं। और सुनो, थप्पड़ इसलिए मारा है कि तुम टिमोथी के कोई मुलाजिम हो, वरना गोली मार देता। हम टिमोथी से मिलने आए हैं, लेकिन यहाँ किसी ने जबरन हमारी लेडी को उठा लिया। कोई हम पर फायरिंग खोल रहा था। ऐसा होता है टिमोथी के क्लब में। बोलो, तनवीर ने इंतहाई गूंजदार लहजे में कहा, जबकि वो आदमी जिसने थप्पड़ खाया था गाल पर हाथ रखे बड़ी कीनातोज नजरों से तनवीर और उसके साथियों को देख रहा था। हॉल में जैसे मौत की सी खामोशी तारी थी। तुमने बॉस टिमोथी का नाम लेकर अपनी जिंदगियां बचा ली हैं, वरना अब तक तुम्हारी लाशें गटर में पड़ी तैर रही होती। मेरा नाम स्टॉकर है और स्टॉकर को किसी ने पहली बार थप्पड़ मारा है, वरना स्टॉकर का नाम सुनकर बड़े बड़े सूरमा बेहोश हो जाते हैं। उस आदमी ने यकलक तेज लहजे में बोलते हुए कहा, तुम मुअद्दिब होकर भी पूछ सकते थे। तुमने वार्नर ब्रदर्स के सामने बदमाशी का मुजाहरा किया है और तुम भी टिमोथी की वजह से जिंदा हो। तनवीर ने उससे भी ज्यादा तेज लहजे में जवाब देते हुए कहा, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें बॉस तक पहुंचा दूं। स्टॉकर ने कहा और वापस मुड़ गया, लेकिन इंतहाई तेजी से वो वापस मुड़ा और उसने बिजली की सी तेजी से तनवीर के मुंह पर थप्पड़ मारने की कोशिश की। लेकिन तनवीर को शायद पहले से अंदाजा था कि स्टॉकर कीना परवर आदमी है, इसलिए वो सबके सामने फौरी बदला लेने की कोशिश करेगा। चुनांचे वो बिजली से भी ज्यादा तेजी से पीछे हटा और स्टॉकर का बाजू घूम गया और बाजू के तेजी से घूमने की वजह से स्टॉकर खुद भी मुड़ गया था। अभी उसका जिस्म रुका नहीं था कि कैप्टन शकील का बाजू घूमा और स्टॉकर की गर्दन के निचले हिस्से पर उसकी खड़ी हथेली की जरब पड़ी और भारी जिस्म का मालिक स्टॉकर चीखता हुआ पहलू के बल नीचे जा गिरा। ये सब कुछ इस कदर तेजी से हुआ कि देखने वाले बस पलके झपकते रह गए। स्टॉकर ने नीचे गिरकर झटके से उठने की कोशिश की, लेकिन वो वहीं पड़ा हाथ पैर मारता रहा। कैप्टन शकील ने झुककर उसे गर्दन से पकड़ा और इस तरह घुमाकर साइड दीवार पर मारा जैसे वो भारी जिस्म का मालिक होने की बजाय कोई हल्का सा फुटबॉल हो। लेकिन घूमकर दीवार से टकराने के बाद वो नीचे गिरा जरूर, लेकिन फिर एक झटके से उठ खड़ा हुआ और उसने बेइख्तियार हाथ गर्दन की पुष्ट पर रख लिया। अगर मैं तुम्हें ठीक ना करता तो तुम सारी उम्र ऐसे ही पड़े रह जाते। दुनिया का कोई डॉक्टर तुम्हें ठीक ना कर सकता था, इसलिए हिमाकतें बंद करो और अपने बॉस टिमोथी के पास चलो। वो खुद तुम्हें जो सजा चाहे दे। तुमने वार्नर ब्रदर्स का नाम सुनने के बावजूद हम पर हाथ उठाने की कोशिश की है। चलो, कैप्टन शकील ने गुर्राते हुए लहजे में कहा, इन लाशों को गटर में डाल दो और आओ तुम मेरे साथ चलो। तुम वाकई कोई खास चीज हो। मेरे साथ आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। स्टॉकर ने गर्दन को हाथ से मुसलसल मसलते हुए कहा और फिर मुड़कर इस तरफ को बढ़ गया जिधर से वो आया था। यहाँ से सीढ़ियां ऊपर दूसरी मंजिल पर जा रही थी। साइड पर एक लिफ्ट भी मौजूद थी, लेकिन वो बंद थी। स्टॉकर के पीछे तनवीर, कैप्टन शकील और सालिया सीढ़ियां चढ़कर दूसरी मंजिल पर पहुंच गए। यहाँ मशीन गनों से मुसल्ला 2 अफराद मौजूद थे। स्टॉकर एक दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। मैं यहाँ का मैनेजर हूँ, ये मेरा ऑफिस है। आओ, मुझे बॉस टिमोथी से इजाजत लेना होगी, स्टॉकर ने कहा और दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। तनवीर, सालेहा और कैप्टन शकील तीनों अंदर दाखिल हुए। उनके उकब में दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। स्टॉकर मेज की साइड से घूमकर उकबी तरफ मौजूद रिवॉल्विंग कुर्सी पर बैठ गया, जबकि तनवीर, कैप्टन शकील और सालेहा तीनों साइड और फ्रंट साइड की तरफ मौजूद कुर्सियों पर बैठ गए। स्टॉकर ने रिसीवर उठाया और एक के बाद दिगरे 3 नंबर प्रेस कर दिए। शायद लाउडर का बटन उसने अब प्रेस किया था या वो पहले से ही प्रेस था कि दूसरी तरफ से घंटी बजने की आवाज सुनाई देने लगी। यस, रिसीवर उठाए जाने की आवाज के साथ ही एक करख्त और बुलंद आवाज सुनाई दी। स्टॉकर बोल रहा हूँ बॉस, अपने ऑफिस से। 3 एक्रीमियन, जिनमें 2 मर्द और 1 औरत है, मेरे ऑफिस में मौजूद है। वो कह रहे हैं कि वो एक्रीमिया के मारूफ वार्नर ब्रदर्स हैं और आपसे मिलने आए हैं। स्टॉकर ने मुअद्दिबाना लहजे में कहा, ले आओ उन्हें। दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। तो स्टॉकर ने रिसीवर रखा ही था कि छत से कटक कटक की आवाजों के साथ ही तनवीर, कैप्टन शकील और सालेहा तीनों पर सुर्ख रंग की रोशनी सी पड़ी और तीनों के जहन कैमरे के शटर की तरफ बंद हो गए। फिर जिस तेजी से उनके जहन बंद हुए थे उतनी ही तेजी से दोबारा रोशन हुए और उसके साथ ही तनवीर ने उठने की कोशिश की, लेकिन दूसरे लम्हे उसके जहन में धमाका सा हुआ, क्योंकि वो इस वक्त स्टॉकर के ऑफिस में नहीं थे बल्कि एक हॉल नुमा कमरे में दीवार के साथ रखी हुई कुर्सियों पर मौजूद थे और
उनके जिस्म रॉड से जकड़े हुए थे। इसके साथ साथ वो ये देखकर हैरान रह गए थे कि रॉड्स के अलावा उन्हें बाकायदा रस्सी से भी बांधा गया था। ऐसा चूंकि पहली बार हुआ था, इसलिए उनके जहनों में हैरत के तासुरात उभर आए थे। हॉल खाली था और उनके सामने मौजूद इकलौता दरवाजा बंद था। एक कोने में एक अलमारी पड़ी हुई थी जिसके कवाड़ बंद थे। तीनों ने एक दूसरे को देखकर ये क्या है कि अल्फाज निकाले, लेकिन फिर इससे पहले कि उनकी आपस में कोई बात होती, दरवाजा एक धमाके से खुला और एक भैंसी की तरह पला हुआ सियाफाम जिसके चेहरे पर बेपनाह सख्ती नजर आ रही थी, बड़े बड़े कदम उठाता हुआ अंदर दाखिल हुआ। उसके सर पर बाल रेशम की तारों से भी ज्यादा बारीक और घुंघरियाले थे। ऐसे लगता था जैसे उसने अपने सर पर स्प्रिंगों का कोई टोकरा उठाया हुआ हो। उसके पीछे स्टॉकर था और उन दोनों के पीछे एक और देवकामत आदमी था जिसने अपनी बेल्ट के साथ कोड़ा लटका रखा था। वो सर से बिल्कुल गंजा था। तनवीर, कैप्टन शकील और सालिहा तीनों के सामने दो कुर्सियां पड़ी हुई थी। पहले अंदर आने वाला बड़ी तमकनत भरे अंदाज में एक कुर्सी पर बैठ गया। बैठो, उसने बड़ी रौनक भरे अंदाज में साथ मौजूद स्टॉकर से कहा। थैंक यू बॉस, स्टॉकर ने बड़े मुअद्दबाना लहजे में कहा और बड़े एहतराम भरे अंदाज में कुर्सी पर बैठ गया, जबकि कोड़ा बरदार बॉस की कुर्सी की साइड में बड़े चौकन्ना अंदाज में खड़ा हो गया। तो तुम हो वार्नर ब्रदर्स, बॉस ने उन तीनों से मुखातिब होकर कहा। हाँ, तुम कौन हो, तनवीर ने सख्त लहजे में कहा। तो वो बॉस बेख्तियार मजाका उड़ाने के से अंदाज में हंस पड़ा। बहुत खूब, तुम्हें शायद मालूम नहीं कि वार्नर ब्रदर्स के साथ मेरे बहुत गहरे ताल्लुकात हैं और मैंने उनसे फोन पर बात की तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। इसलिए अब तुम खुद बताओगे कि तुम कौन हो और क्यों यहाँ आए हो, बॉस ने कहा। मैंने तुम्हारा नाम पूछा था, तनवीर ने उसी तरह सख्त लहजे में कहा। मेरा नाम टिमोथी है और ये मेरा क्लब है, रॉयल क्लब। अब बोलो, टिमोथी ने बड़े रौनक भरे लहजे में कहा। तुमने हमारे साथ ये सलूक क्यों किया है? हम तो तुमसे मिलने आ रहे थे। तुम्हारे आदमियों ने बदमाशी दिखाई जिसका नतीजा उन्हें भुगतना पड़ा। वैसे हम वाकई वार्नर ब्रदर्स हैं। हमारा ताल्लुक एक्रीमिया की रियासत अपोलो से है। तुमने हमारे कागजात देख लिए होंगे। तुम हमारा मेकअप चेक करवा सकते हो। तुमने हमारे साथ बेहद ज्यादती की है, लेकिन हम इसे भूल सकते हैं। तनवीर ने कहा। तुम क्यों मुझसे मिलने आ रहे थे? बोलो, टिमोथी ने कहा। शायद ये उसका अंदाज था। हमारा ताल्लुक अपोलो की बड़ी तंजीम अपोलो मेजर से है। अपोलो मेजर असला और ड्रग बिजनेस में मुलविस है। हमारा एक आदमी हमारी तंजीम से कुछ कागजात लेकर फरार हुआ है और उसे मागा में देखा गया है। हमें मालूम हुआ कि यहाँ तुम्हारा वसी व अरीज नेटवर्क मौजूद है। हम तुम्हें उसे पकड़ने और उससे कागजात हासिल करने के लिए टास्क देने आए थे, तनवीर ने कहा। तुम ठीक कर रहे होगे, तुम्हारे मेकअप भी वॉश नहीं हो सके। हालांकि स्टॉकर ने जदीद मेकअप वॉशर इस्तेमाल किया, इसलिए तुम्हें होश में लाया गया है। वरना अगर तुम पाकिस्तानी होते तो तुम्हें होश में लाए बगैर गोलियों से उड़ा दिया जाता। क्योंकि यहाँ पाकिस्तानी एजेंटों को हम तलाश कर रहे हैं, लेकिन तुमने रॉयल क्लब में बदमाशी की है, इसलिए तुम्हारी सजा मौत है। तुम्हारी लाशें क्लब के मेन गेट के सामने 3 रोज तक पड़ी सड़ती रहेंगी, ताकि सबको मालूम हो सके कि रॉयल क्लब में बदमाशी दिखाने वालों का ये हशर होता है, टिमोथी ने कहा। और उसके साथ ही वो एक झटके से उठ खड़ा हुआ। उसके उठते ही साथ वाली कुर्सी पर बैठा स्टॉकर भी उठ खड़ा हुआ। इस लड़की को आजाद करके इसके दोनों हाथ उकुब में बांधकर मेरे कमरे में पहुंचा दो। ये खूबसूरत लड़की है, इसे जल्दी नहीं मरना चाहिए, और अगर इसने ताउन किया तो फिर ये जिंदा भी रह सकती है। लेकिन इन दोनों को गोलियों से उड़ा दो और इनकी लाशें क्लब के सामने फेंकवा दो, टिमोथी ने कहा। यस चीफ, स्टॉकर ने बड़े मुअद्दबाना लहजे में कहा। तो टिमोथी वापस मुड़ा और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। स्टॉकर उसके पीछे था और उसके बाद वो कोड़ा बरदार था। ये तीनों कमरे से बाहर चले गए। हम वाकई बुरी तरह फंस गए हैं। रॉड्स के साथ ये रस्सियां भी बांध दी गई हैं। इनका ख्याल था कि हम पाकिस्तानी एजेंट्स हैं और एजेंट आम मुजरिमों से भी ज्यादा तरबियत याफ्ता होते हैं, कैप्टन शकील ने कहा। और फिर इससे पहले कि कोई इस बात का जवाब देता, दरवाजा खुला और स्टॉकर अंदर दाखिल हुआ। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुमने स्टॉकर के मुंह पर थप्पड़ कैसे मारा था, और तुम्हें बताऊंगा कि तुमने मुझे कैसे दीवार से मारा था, स्टॉकर ने ऐसे लहजे में कहा जिससे इंतकाम झलकता था। मैं तुम्हारे जिस्म के सैकड़ों टुकड़े कर दूंगा, तुम्हें तरसा तरसा कर मारूंगा। तुमने स्टॉकर पर हाथ उठाया है, तुम्हें इसका इबरतनाक खमियाजा भुगतना पड़ेगा, स्टॉकर ने मजे ले लेकर धमकियां देते हुए कहा। लेकिन इससे पहले कि तनवीर या कैप्टन शकील उसकी बात का जवाब देते, उसके उकुब में दरवाजा खुला और वो गंजा कोड़ा बरदार अंदर दाखिल हुआ। बॉस कह रहे हैं कि जल्दी ले आओ लड़की को, उन्होंने क्लब जाना है, उस कोड़ा बरदार ने कहा। अच्छा आओ, तुम ही इसे साथ ले जाओ, आओ,
स्टॉकर ने मुड़कर कहा और तनवीर और कैप्टन शकील दोनों ने बेख्तियार होंठ भींच लिए, लेकिन वो मानीखेज नजरों से सालिहा को देख रहे थे, जो बड़े इत्मीनान भरे अंदाज में बैठी हुई थी। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिला दिया तो तनवीर और कैप्टन शकील दोनों भी बेख्तियार मुस्कुरा दिए।